हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयेंद्र सिंह आप लोग का इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स देखेंगे जो हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो हम पूरा इकोनॉमिक्स सर्वे जो काफ़ी बड़ा होगा उसके यहाँ हम शॉर्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखेंगे सर्वे से। ये जो कोर्स है ये हमारे 2020 50-50 सीरीज़ का पार्ट है। इसका कोर्स डिटेल आप फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं और डिटेल जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इस बारी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था। तो इस बारी के इकोनॉमिक सर्वे का थीम था वेल्थ क्रिएशन, और जो यूनियन बजट था उसका थीम था ईयर्स ऑफ लिविंग। ये दोनों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बारी स्वैप करके क्वेश्चन आ जाता है, कह देगा इसका क्या थीम ये था और उसका थीम क्या ये था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही, तो वेल्थ पढ़े लिखे ही लोग वेल्दी बनते हैं। देखिए यूनियन बजट थोड़ा आम लोगों की बात हो जा रही है, तो आम लोगों के लिए जो है पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई उनको आम जीवन अच्छे से वो अपना जीवन जी ले। ठीक है, तो ये एक ट्रिक छोटा सा मैंने बनाया है, ठीक है, इससे आपको याद है। अब स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इकोनॉमिक सर्वे में इस बारी एक टर्म यूज़ किया है इनविजिबल हैंड का। ये टर्म आज का नहीं है, बहुत पुराना टर्म है इकोनॉमिक सर्वे में जो यूज़ किया गया। इससे हम लोग सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इनविजिबल हैंड के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो इस एडम स्मिथ जी का नाम काफ़ी सुना हुआ है कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था, लेकिन सर्वे में ये बोला कि इससे पहले कौटिल्य जो अर्थशास्त्र था और जो है हमारे तमिल फिलोसफर जो थे तिरुवल्लुवर जी, उनकी थिरुकुल जो थी उसमें भी इनविजिबल हैंड की बात की गई है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये इनविजिबल हैंड है क्या। तो बेसिकली एक अनऑब्जर्वेबल मार्केट फोर्स है जो कि बेसिकली जो डिमांड होती है लोगों की और जो सप्लाई होती है किसी गुड एंड सर्विस की, उसको एक इक्विलिब्रियम मैनेज करने की कोशिश करता है। तो आप समझ लिए ये इनविजिबल हैंड है और इधर से आपके किसी भी चीज़ के लिए डिमांड आ रहा है और ये उसके सप्लाई आ रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम बनाने में जो है आपका इनविजिबल हैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर्वे ये कहना चाहता है कि अगर इस इनविजिबल हैंड जो मार्केट में है इसमें कोई इंटरवेंशन ना करें, इवन साथ ही साथ हैंड ऑफ ट्रस्ट का सपोर्ट इसको दें, तो एक लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है। अब समझने की कोशिश करते हैं ये हैंड ऑफ ट्रस्ट की बात क्यों आ गई। ठीक है, तो अगर आप ये समझिए इनविजिबल वेल्थ क्रिएशन कब होगा, आप ये समझने की कोशिश करिए वेल्थ क्रिएशन कब होगा। तो वेल्थ क्रिएशन कब होगा जब जो एंटरप्रेन्योर है वो अच्छे से अपना काम कर पाए। एंटरप्रेन्योर लेकिन काम करने के लिए उसको सबसे पहले तो क्या होगा कि बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल कहाँ से उठाएगा? बैंक से उठाएगा। बैंक के पास कैपिटल कहाँ से आएगा कि वो लोगों को दें? तो ये कॉमन मैन अपना सेविंग जो रखता है बैंक के पास, फिक्स डिपॉजिट जो रखता है, ऐसे बहुत सारे कॉमन मैन बैंकों में पैसा रखते हैं। इन पैसों को लोन दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर उससे काम करता है। सिमिलरली यही कॉमन मैन कुछ पैसा शेयर मार्केट में डालता है और शेयर मार्केट से भी एंटरप्रेन्योर लोन उठाता है, सारे काम करता है। लेकिन अगर ये जो एंटरप्रेन्योर है और ये जो बैंक है या फिर जो शेयर मार्केट है, यहाँ पे अगर कुछ घपले होते हैं तो क्या होगा? ओवरऑल ये लोग एंटरप्रेन्योर पैसा साइफन करके चला जाएगा या गलत धंधे में लगा देगा। तो बेसिकली लॉस किसका हो रहा है? ये एक कॉमन मैन का, जो अपनी मेहनत की कमाई इन लोगों को सौंप रहा है कि उसको वो ग्रो करेंगे और इकोनॉमिक के वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेंगे। लेकिन सफरिंग किसकी हुई? एक कॉमन मैन की। तो बेसिकली यहाँ पे सर्वे यही कहना चाहता है कि इनविजिबल हैंड तो रखो, उसमें कोई इंटरवेंशन मत करो वेल्थ क्रिएशन के लिए, लेकिन एक हैंड ऑफ ट्रस्ट भी होना चाहिए। वो हैंड ऑफ ट्रस्ट कैसे आएगा? ये जो बैंकिंग है और ये जो स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें हैं, इवन जो कंपनी है, इनको रेगुलेट अच्छे से कर पाएँ। तो एक गवर्नमेंट एक इंटरवेंशन करके एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगी। आइए तो देखते हैं जो सर्वे का हैंड ऑफ ट्रस्ट था उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे प्रपोज करता है कि ये जो हैंड ऑफ ट्रस्ट होगा वो एक पब्लिक गुड होगा, मतलब सार्वजनिक होगा, सबके लिए होगा, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होगा। इसका मतलब ये है कि किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होगा, कोई भी इसका फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होना चाहिए, सबके लिए फ्री में होना चाहिए, हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉन राइवल कंजम्पशन, मतलब इसका कंजम्पशन किसी चीज़ से राइवलिटी नहीं होगी, इसका जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सप्लाई होगा वो ज़ीरो होगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है इससे पहले यूपीएससी में। तो आप ये समझिएगा जब भी कोई पब्लिक गुड है
तो वो नॉन राइवल नेचर का होना चाहिए, साथ में नॉन रिजेक्टेबल है, मतलब इसकी आप कलेक्टिव सप्लाई सारे सिटीजन का वो करेंगे, किसी को आप इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सर्वे ने प्रपोज किया है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवल कंजम्पशन एंड नॉन रिजेक्टेबल। नेक्स्ट जो सर्वे प्रपोज करता है कॉन्सेप्ट लाइक प्रो बिजनेस और प्रो क्रॉनी पॉलिसी को। क्रोनिक कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब आप तो समझते ही होंगे कि जो है नेक्सस हो रखा है पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बीच में। ये दोनों आपस में बात कर लेते हैं, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पैसा दे देता है, पॉलिटिशियन उसके हिसाब से पॉलिसी बना देता है, और लॉस किसका होता है, एक कॉमन इंसान का होता है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, तो ये जो प्रो क्रॉनी पॉलिसीज़ जो चल रही थी, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसका वेल्थ को इरोड कर दिया जाता है, और इरोड करके जेब में ये दोनों भर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इस तरीके से एक इनएफिशिएंसी का प्रमोशन होता है, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, एक प्रोसेस जो होता उस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। अभी हम देखेंगे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है। इस लाइन में ये समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रो क्रॉनी पॉलिसी का। तो एक तो इरोड कर देता है वेल्थ, दूसरा क्या होता है इनएफिशिएंसी को प्रमोट करता है, और तीसरा जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस को रोकता है। और वहीं उसके जहाँ अपोजिट जो चीज़ है प्रो बिजनेस पॉलिसी, मतलब कोई भी नया बिजनेस आना चाहता तो उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी होगी वो प्रो बिजनेस पॉलिसी कहलाएगी। इसमें क्या होता है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है। अब आपको नाम सुन के लगेगा यार डिस्ट्रक्शन हो रहा तो अच्छी चीज़ कैसी होगी, लेकिन देखिए साथ में कीवर्ड क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है। तो बेसिकली क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिससे इंडस्ट्री में बदलाव आता है, इंडस्ट्रियल म्यूटेशन होता है। मान लीजिए कभी कोई कंपनी थी जो चला करती थी, आज जब वो कंपनी नहीं चल रही है तो नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि अभी आप समझिए एजुकेशन सिस्टम जैसे ओल्ड जो चलता था, अभी क्या है कि कोरोना वायरस आ गया तो बहुत सारे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन होने की वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल में चेंज हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि पहले हम लोग जो है पीवीआर में जाते थे, आईमैक्स में जाते थे, सिनेमा हॉल्स में जाते थे पिक्चर देखने। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार इन्हीं पे पिक्चर देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि समय के हिसाब से कुछ नई कंपनियों को मौका देना चाहिए कि वो चेंज कर सकें चीज़ों को। लेकिन अगर यहीं पे सेटिंग खूब हो रखी, लेकिन यहीं पे आप समझने की कोशिश करें कि पीवीआर का जो ओनर है उसकी सेटिंग हो रखी होती किसी मिनिस्टर से, तो बेसिकली नेटफ्लिक्स जो आया इंडिया में उसको आने देता इतना ईजिली, उसके बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगवा देता, रोक लगवा देता, लेकिन नहीं लगवा पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रो बिजनेस पॉलिसी है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यही कह रहा है कि जब इनोवेशन नया आएगा तो जो पुरानी कंपनी जो इनोवेट नहीं कर पा रही वो हट जाएंगी, उनके जहाँ नई कंपनियाँ आएंगी। तो डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड वन जो इनएफिशिएंट है, और नई कंपनियाँ बनेंगी, नई कंपनियाँ बनेंगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात कही गई है उसको हम सेंसेक्स में भी, हम ओवर द ईयर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम ओवर द ईयर सेंसेक्स में भी इस चीज़ को देखें। जैसे कि हम देखें अभी जो है रिसेंटली जो हमारा सेंसेक्स था उसमें जो है फाइनेंशियल और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, इन दोनों का जो है राइज बहुत ज़्यादा हो रहा। तो स्टार्टिंग में आप खुद समझिए 1990s से पहले क्या फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां थी इंडिया में? नहीं थी। लेकिन आज के में देखेंगे तो सेंसेक्स का लगभग 50% जो वेटेज है कंपोजिशन वो इन दोनों फाइनेंशियल और आईटी कंपनियों का है। तो समझ रहे हैं सेंसेक्स अगर मिरर कर रही कि नई कंपनियां आ रही हैं उनको आना चाहिए, तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की चीज़ों को गवर्नमेंट को भी नहीं रोकना चाहिए, नेचर के हिसाब से चलनी चाहिए। तो वही चीज़ जो कह रहे हैं कि प्रो बिजनेस पॉलिसी इनेबल करता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को, और ये इनहिबिट करता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को अगर प्रो क्रॉनी पॉलिसी है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं हम टॉपिक कनेक्टेड फर्म्स क्या होता है। तो जैसे हम वही जो क्रोनिक कैपिटलिज्म वाली चीज़ है उन्हीं को कनेक्टेड फर्म्स भी कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन रहता है करंट गवर्नमेंट के साथ, उस हिसाब से वो पॉलिसी को रेगुलेट करा लेती है अपने हिसाब से, इसलिए इनको कनेक्टेड फर्म्स कहा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे
MCQ बन सकता है कि कनेक्टेड फर्म होती क्या है, तो पता होना चाहिए जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। एक और इसी तरीके से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कनेक्टेड कंपनी, ये मैंने यहाँ डाल दिया है। ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं था, लेकिन कनेक्टेड कंपनी क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये कंपनियां जो बहुत तेज़ी से लर्न करती हैं, अडॉप्ट करती हैं कि कंटिन्यूस जो चेंज है और उसके हिसाब से चेंज होती रहती हैं, ऐसी कंपनियों को कनेक्टेड कंपनी कहते हैं। एक बार पढ़िए, अ कंपनी हुज कल्चर एंड स्ट्रक्चर आर डिजाइन टू कंटिन्यूली लर्न एंड अडॉप्ट टू अ चेंजिंग मार्केट प्लेस। तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो लर्न करती हैं, अडॉप्ट करती जाती है, तो उनको हम कनेक्टेड कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो है ये जो है कंपनी जो क्रोनी कैपिटलिज्म में, अब लीडिंग इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो बेसिकली जो स्ट्रेस्ड कंपनी रहती हैं, ठीक है, जिनमें स्ट्रेस आ रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ इंडिकेटर्स दिए। अगर इन इंडिकेटर्स, इन पैरामीटर्स को हम देखें तो हम पहले ही पकड़ लेंगे कि कौन सी कंपनी है जिनमें स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो कुछ जो लीडिंग इंडिकेटर आप याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये है कि नॉन कंप्लायंस है कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के। तो अगर कोई भी कंपनी ऑब्वियस है कि कंपनी एक्ट के किसी प्रोविज़न को नहीं फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस बिल्डअप है, उन कंपनियों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही जो है जो वो कंपनियां जिनमें इंटरनल कंट्रोल हम देख रहे हैं कि वीक हो रहा है, तो उसके वजह से वो चीज़ें हो रही है, या कुछ ना कुछ उसमें जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ मैनुअल इंटरवेंशंस हो रहे हैं या मैनेजरियल इंटरवेंशंस हो रहे हैं, तो ये कंपनी है कि डिफ़ॉल्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी वहाँ पे हो रही है, तभी इंटरवेंशंस हो रहे हैं। या फिर इनके साइड से क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिट ओपिनियन हो रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ऑडिट करते हैं सीए लोग, उन लोग को प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं कंपनियां, तो उस केस में जो है वो लोग जो है डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो वो नॉन क्वालिफाइड स्टेटमेंट देंगे, अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट देंगे, लेकिन यहाँ पे उनको क्लीन चिट नहीं मिलती है, इसलिए डिस्क्लेमर देते हैं ऑडिट ओपिनियन पे कि हम कोई ऑडिट ओपिनियन नहीं बनाएंगे क्योंकि कंपनी ने हमें सारा स्टेटमेंट नहीं दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस, जो बिजनेस कर रही कंपनी उसके परफॉर्मेंस ही में दिक्कत है, तो भी जैसे कि परफॉर्मेंस में क्या है कि कैश फ्लो ही नहीं आ रहा है। अगर किसी कंपनी में कैश फ्लो नहीं आएगा तो वो खर्चा कैसे करेगी, एक्सपेंडिचर अपने सैलरी इन सबको कैसे मैनेज करेगी, या फिर टर्नओवर जो है वही बहुत कम है, डिक्लाइन होता जा रहा है टर्नओवर, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है। बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि एक्सेस मैनेजरियल रिन्यूमरेशन है। हम देखेंगे कि कई कंपनियों में तो जो है जो इम्पोर्टेंट सीईओस और जो है बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सीएफओ और ये लोग, तो ये बहुत सैलरी लगभग समझ लो 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, ऐसे करोड़ों में सैलरी लेके चले जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी पैसा बैंकों से उधार ले रखा है, ये अपना जानते हैं कि कंपनी जो डिफॉल्ट करेगी तो हम अच्छा खासा सैलरी उठा लेते हैं, अपना पैसा बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे ने जैसे लीडिंग इंडिकेटर उनके लिए दिया था कंपनियों के लिए, ठीक है, वैसे ही कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं, जैसे हमारे विजय माल्या साहब जिनके पास पैसा है लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये लोग विलफुल डिफॉल्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो विलफुल डिफॉल्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विलफुल डिफॉल्टर वो लोग होते हैं जो लोग पैसा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोन का पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रीपे कर दे लेकिन नहीं करते। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे पहले कर लेंगे कि आप ये समझिए कुछ लोग तो इस कैटेगरी में हैं जो नॉन डिफॉल्टर हैं, जो डिफॉल्ट ही नहीं करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रेस में डिफॉल्ट कर देंगे क्योंकि उनकी कंपनी नहीं चल रही है लेकिन वो सब कुछ चलाना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है चीज़ें अच्छे से। लेकिन ये जो विलफुल डिफॉल्टर होता है, ये दोनों के दोनों जो नॉन डिफॉल्टर वो तो सारे अपने प्रोसीजर, सारी चीज़ें ओपेक रखेगा, सारा ऑडिट सारी चीज़ें करेगा, लेकिन ये जो डिस्ट्रेस डिफॉल्टर है, डिस्ट्रेस डिफॉल्टर भी सारी चीज़ें ओपेक रखेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को बचाना चाहता है, वो कुछ छुपाएगा नहीं। लेकिन ये जो विलफुल डिफॉल्टर हैं वो क्या करेंगे, घपलाबाजी करते हैं, तो घपलाबाजी करने के लिए उनको सारी चीज़ों को छुपा के ढक के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि विलफुल डिफॉल्टर जो है कुछ ज़्यादा ही ओपेक होते हैं जो नॉन डिफॉल्टर होता है, जो डिस्ट्रेस डिफॉल्टर होता है उनके कंपैरिजन में। सिमिलरली जो प्रमोटर होते हैं इन डिफॉल्टर्स के टर्म में, मतलब समझ लीजिए जैसे विजय माल्या जी जैसे लोग, ये लोग क्या करते हैं, जो फर्म रहती है
डिफॉल्टिंग फर्म उसका अच्छा खासा जो शेयर होल्डिंग होता है वो प्लेज कर देते हैं और प्लेज करके बैंकों से पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो बैंक को वो क्या कहते हैं, भाई ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी के एक शेयर का वैल्यू 50 रुपए है, तो हम तुमको 1 करोड़ शेयर हमारा है, प्लेज कर लो। तो अब क्या होगा, बैंक को लगेगा 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होगा कि कंपनी डुबो के ये लोग भाग जाएंगे अपना पैसा निकाल के। ठीक है, और फिर ये जो 50 रुपए का शेयर था वो घट के हो जाएगा 1 रुपए का। ठीक है, तो ये जो लोन दी थी बैंक उसका कितना हो गया, 1 करोड़ रुपया। ठीक है, 1 करोड़ शेयर का, यही तो हुआ था यस बैंक में। क्या होता, उसका 400 रुपए का शेयर था। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे घटते घटते 10 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए का शेयर मिल रहा था मार्केट में। एक कप चाय मिल जाती है 10 रुपए में, आप खुद समझ लो क्या हो गया। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, जो प्रमोटर जो है अपना तो कुछ प्लेज नहीं करता, कंपनी का शेयर होल्डिंग प्लेज करता है, तो उनको बैंक किसी भी उनके पर्सनल लाइबिलिटी की उन पर ठहरा नहीं सकती कि आपने लोन लिया था। ये वो कहेंगे भाई कंपनी के नाम पे लोन लिया था, कंपनी नहीं चली तो अब हम क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ होती है किसी भी कंपनी में, वो ये होता है कि जो उनकी रिलेटेड पार्टीज होती है, रिलेटेड कंपनी होती है, जो भाई बहन बंधु लोग होते हैं, उनको बड़ा पैसा इधर उधर घपलाबाजी करते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे कि हम अपने देखेंगे खुद ही यस बैंक के ही केस में कि उनके फैमिली में बहुत सारा ट्रांसफ़र हो रहा था पैसे का। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का कहना ये हुआ कि ये लोग जो है जो उधार लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि इस उधार को गायब कर दें, साइफन कर दें, इसलिए खुद के पर्सनल बेनिफिट ऑफ ओनर एंड उनके सगे संबंधियों का। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिया रोल ओवर रिस्क, ये क्या होता है। तो रोल ओवर रिस्क एनबीएफसीज के केस में इकोनॉमिक सर्वे बताने की कोशिश किया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एनबीएफसी है, तो नॉर्मली हमने देखा था कि जब आईएलएफएस का क्राइसिस आया था, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उसमें क्यों हुए थे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल ये लेते हैं। अब शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर के थ्रू कैपिटल लेंगे तो अब कुछ दिन बाद जहाँ उसका जो भी शॉर्ट टर्म है 3 साल या साल भर जैसा भी उसका पीरियड, उस हिसाब से जहाँ वो एक्सपायर होगा पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये एनबीएफसीज अधिकतर पैसा अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में दे रहे हैं तो उनका जस्टेशन पीरियड काफ़ी लॉन्ग होता है, लाइक 10 साल 20 साल या 50 साल बाद वहाँ से पैसा मिलेगा। तो बेसिकली इनको अपने ही कमर्शियल पेपर जिनसे उठाए हैं पैसा, उनको जो है फिर से पैसा देना पड़ेगा और रीफाइनेंस करना पड़ेगा अपना डेप्ट। ठीक है, आप ये समझने की कोशिश करिए, ये आपका एनबीएफसी है। अब इसके पास तो सारा पैसा कुछ होता नहीं है, तो ये क्या करता है, बैंक से कुछ पैसा ले लेता है। ठीक है, कुछ नॉर्मल कॉमन मैन जो है उससे लेता है, और बहुत सारे उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कई बार शेयर मार्केट से पैसा उठाता है, तो डिफरेंट तरीके से उठाता है और ये पैसा एंटरप्रेन्योर को देता है। ठीक है, अब ये मान लो जो है छोटा जो शॉर्ट टर्म में अगर लोन उठाया, बोला कि भाई 3 मंथ बाद हम तुमको पैसा देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी तो पैसा आया ही नहीं, तो वो क्या करेगा, इसी कमर्शियल पेपर को रीफाइनेंस करेगा। अब जब रीफाइनेंस करेगा तो हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंकों को या किसी भी कॉमन मैन को। तो ये सारे इशू आते हैं, और ये सारे इशू जो आते हैं वो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। ठीक है, तो ये समझ ही रहे हैं आप लोग, जो है एसेट उनका जितना था और जो लाइबिलिटी है, मतलब जो उधार ले रखा है इन लोगों से, ठीक है, इनका मिसमैच हो रहा है, उसके वजह से रोल ओवर रिस्क बढ़ता जा रहा है। एक खास बात यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा था कि जो एनबीएफसी हैं, बड़ी एनबीएफसी हैं, जो स्ट्रॉन्ग जिनका बैलेंस शीट है, ठीक है, वो इस रोल ओवर रिस्क को मैनेज कर लेंगी एट हायर कॉस्ट, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन छोटे एनबीएफसी डूब जाएंगे। और अभी आपने एनबीएफसी क्राइसिस तो रिसेंटली देखा ही था आईएलएफएस क्राइसिस के बाद। अब एक और कॉन्सेप्ट था जो इकोनॉमिक सर्वे ने किया था, मेंशन किया था, बायलैटरल नेटिंग का। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि बायलैटरल नेटिंग क्या है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो बेसिकली हम पहले समझते हैं नेटिंग क्या होता है, फिर बायलैटरल नेटिंग और मल्टीलैटरल नेटिंग, और क्या है स्टेटस इंडिया में ये देखेंगे, और इनके क्या फ़ायदे, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। पहले नेटिंग समझते हैं क्या है। तो आप ये समझ लो, एक जैसे ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, ये दोनों डिफरेंट कंट्री में काम करते हैं या जैसे भी काम कर रहा है। तो ए मान लो $1 बिलियन पैसा देता है, $1 देता है समझ लो, ठीक है। फिर इसके बाद ए इसको $2 देता है, ठीक है। फिर बी कुछ दिन बाद इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में $5 देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इसको $1 देता है। फिर एक दिन ए कुछ दिन बाद $10 देता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि
इन लोग के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑनलाइन पेमेंट या इन सब से हो रहा है। अब नॉर्मली क्या है, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इतना इतना पैसा रियलिटी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये लोग कहते हैं कि भाई देखो, हर एक इंडिविजुअल ट्रांसफ़र करने के यहाँ, ठीक है, क्या करते हैं हम, नेट ट्रांसफ़र करते हैं। तो नेट ट्रांसफ़र में क्या होगा कि ए का टोटल देख लेंगे तो इनको जोड़ लेंगे, तो ए का टोटल कितना पैसा हुआ, $13, ठीक है। तो ए के साथ से $13 गया, बी के पास से कितना गया है, $6, ठीक है। अब इन दोनों को हम माइनस कर लो तो नेट हमारा कितना आएगा, 13 माइनस 6, $60, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल देखें तो बी के साइड से ये सारे गणित को अगर हम हटा दें तो हम ये देखेंगे कि एक है, बी के साइड से ए को $7 दे दो, किस्सा खत्म, ठीक है। तो वही हुआ कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्यों करेंगे, नेट ट्रांजैक्शन कर दो। इसका फायदा क्या होगा कि बी को अब देना तो था अच्छा खासा पैसा, $10, क्योंकि ए से $10 उधार लिया था, तो $10 इसको रिटर्न करना था, तो इसको अपने खाते में $10 रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ उसको $7 ही अपने नेटिंग के बेसिस पे क्या हुआ, सिर्फ उसको $7 ही रखना पड़ेगा जो इसको देना होगा ए को आखिरी में। जो रेस्ट $3 है वो उसको लोन में घुमा सकता है, ठीक है। तो आपके पास जो है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी रहती है बैंकों के पास मार्केट में भेजने के लिए, वो बढ़ जाती है। तो नेटिंग का ये फायदा होता है, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के कॉस्ट भी कम हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए भाई, डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो नेटिंग इज अ पेमेंट अरेंजमेंट, एक पेमेंट करने का तरीका है मल्टीपल पार्टीज के बीच में, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन उनको सम अप कर देते हैं, रेदर देन उनको इंडिविजुअली लेवल पे सेटल करें कि इधर से कितना गया, उधर से कितना गया, ठीक है। अब देखते हैं बायलैटरल नेटिंग क्या होता है। तो बायलैटरल नेटिंग जो है, दो काउंटर पार्टीज के बीच में एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो भी ऑफसेट होता है क्लेम अगेंस्ट ईच अदर, उसको एक सिंगल नेट पेमेंट पे कर दिया जाता है, ठीक है। इंडिया में बायलैटरल नेटिंग अभी परमिट नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं मल्टीलैटरल नेटिंग क्या होता है। तो मल्टीलैटरल नेटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो पार्टी थी ए और बी, ठीक है, इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक थर्ड पार्टी रहती है, ठीक है, वो इनके बीच का ट्रांजैक्शन सब कुछ देखती है और वो करवाती है और वो सारी प्रोसेस को कराती है। तो यहाँ पे इंडिया में मल्टीलैटरल नेटिंग अवेलेबल है, उसकी परमिशन कर रखे हैं, बायलैटरल नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि भाई इंडिया में बायलैटरल नेटिंग परमिटेबल है, तो आपको लगेगा हाँ भाई बायलैटरिंग तो परमिटेबल है, और लिखा रहेगा मल्टीलैटरल क्या परमिटेबल नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ भाई नहीं होगा। लेकिन उल्टा है, यहाँ पे ध्यान रखिए, बायलैटरल परमिटेड नहीं है, नॉट परमिटेड, लेकिन मल्टीलैटरल परमिटेड है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोज नेटिंग क्या होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो जैसे ए और बी के बीच में कुछ, जब मान लो ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो हो रहे हैं, लेकिन बी जब डिफॉल्ट करता है या किसी वजह से बी की जो कंपनी है वो बंद होने वाली है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता था कि नॉर्मली ए के अगर क्लोज आउट नेटिंग का प्रोसीजर नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि ए को अपना पैसा बी से निकालने के लिए बाकी जितने लेनदार थे उनके साथ बैठना पड़ेगा कि भाई जब बी बिकेगा सब कुछ तो उसमें जो भी पैसा निकलेगा उसमें से ए को इसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन क्लोज आउट नेटिंग का फायदा ये होगा कि इनका जो है जैसा भी ट्रांजैक्शन हो रखा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है, इसका तुरंत वहीं पे नेट कर देंगे और जो नेट होगा उसमें से देखा जाएगा कि ए को कितना मिलना है। तो आप यही समझिए, इसको एक एग्जांपल से कहिए तो मैं दिखाता हूं कि आप ये समझ लो ए ने जो है 10 रुपए दिए थे और दूसरा ट्रांजैक्शन था 20 रुपए का, तीसरा ट्रांजैक्शन था 30 रुपए का, तो टोटल ए को 50 रुपए मिलने थे मान लो, ठीक है। बी ने जो है 10 रुपए दिए थे, 20 रुपए दिए थे, तो टोटल 30 बी को मिलने थे। अभी क्या होगा अगर डिफॉल्ट हो जाता तो जो 30 इसको मिलने थे वो मिले ना मिले ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो इसका 50 रुपए था वो टोटल का टोटल बी डिफॉल्ट होने की वजह से कहेगा भाई मैं दूंगा, ठीक है, जब मेरे शेयर्स बिकेंगे, मेरी कंपनी बिकेगी, उसमें से अगर 50 रुपया बचा तो तुम लेके जाना। लेकिन अगर हम नेटिंग को फॉलो करते हैं तो यहीं पे क्लोज आउट नेटिंग होगा और यहाँ पे नेट देख लिया जाएगा कि भाई 20 रुपए है, तो अब क्या हुआ ए का 50 रुपए फंसने के यहाँ, ठीक है, सिर्फ 20 रुपए फंसा, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है क्लोज आउट नेटिंग में। तो क्लोज आउट नेटिंग यहाँ पे परमिटेबल है इंडिया में, और ये सारी चीजें इंडिया में कैसे होती हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जैसे हमारा एनएससी होता है, बीएससी होता है, उसी तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये इन सारी चीज़ों को देखती है इंडिया में। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, थोड़ा सा टिपिकल था
लेकिन इस समय बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में भी प्रपोज किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको याद पढ़ लेना, वीडियो वापस घुमा के देख लो अगर नहीं समझ में आया तो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, इसलिए पढ़ लीजिए। करंट अफेयर में तो उतना न्यूज़ में नहीं था। तो ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये आपका WCO के अंदर आता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस बॉडी के बारे में आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या होता है, एक AUA स्टेटस देता है ये बॉडी, ठीक है। और ये कैसे देगा, एक स्टैंडर्ड पहले सेट करता है। अगर इस स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो तो वो कहता है कि आप सिक्योर ट्रेडर हो, ठीक है। और जो है ग्लोबल ट्रेड जो आपको करना है आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और ये जो भी ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, ये वॉलंटरी प्रोग्राम है। जिसको ये स्टेटस ऑप्ट करना है वो ऑप्ट करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं घूम के आएगा कि वॉलंटरी है कि नहीं, ये स्कीम किसके अंदर आती है, ठीक है, और ये क्या होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि डच डिजीज़ क्या होता है। बार बार ये क्वेश्चन डच डिजीज़ का घुमा फिरा के रहता ही है, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में जब कोई एक सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट उसका होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, तो उस वजह से अदर सेक्टर्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उनमें डिक्लाइन होने लगता है। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो समझ लो कोई रिसोर्स रिच कंट्री है, ठीक है। उसका कोई एक रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा है बाहर, ठीक है। ये नीदरलैंड में बेसिकली हुआ था, जब वहाँ पे गैस की डिस्कवरी हुई थी तो बहुत सारा गैस वो लोग एक्सपोर्ट करना चालू कर दिए थे। तो जब वो गैस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उसकी डिमांड है बाहर मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकी करेंसी मान लो जो 60 रुपये पर डॉलर है, मान लो $1, ठीक है। तो ये क्या होगा, एप्रिसिएट कर जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इनकी चीज़ों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो ये 50 रुपये हो जाएगा अप्रिसिएट करके, वही $1। अब इस केस में क्या होगा कि इनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन करेंसी अप्रिशिएशन के बाद जो छोटी छोटी और कंट्रियाँ होंगी, अदर्स जो छोटी छोटी और कंपनियाँ होंगी अदर सेक्टर्स में, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अपना माल एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। जैसे आप समझ लो, जैसे कोई छोटी सी कंपनी सॉफ्टवेयर का माल सब बेचती थी, तो पहले वो अपना माल $1 में बेचती, 50 रुपये का मान लो उसका माल था जो बाजार में, पहले उसको $1 में बेचती थी। समझ लो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ठीक है, वो अपना माल 60 रुपये का पहले बेचती थी, ठीक है। 60 रुपये का माल बेचती थी तो पहले वो बाजार में $1 US में एक्सपोर्ट करके लेके आती थी। लेकिन अब जो है आपका, लेकिन करेंसी अप्रिशिएशन हो गया, अब 50 रुपये का डॉलर हो गया, तो यही 60 रुपये जो उसको निकालना है, अब वही 60 रुपये निकालने के लिए उसको मार्केट में जाके अपना सॉफ्टवेयर $1.2 में बेचना पड़ेगा। आप लोग समझ रहे ना, 60 रुपये, इसको तो 60 ही रुपये निकालना है, तो इसमें 5-5 रुपये और मतलब 2 पैसा और ऐड करेगी तब जाके उसका 60 हो, तो मतलब बाजार में अब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए $1.2 होगा, और वहीं कोई और जो अभी भी $1 में बेच रहा है, ठीक है, तो उसके लोग खरीदेंगे। तो बेसिकली जो चीप अल्टरनेटिव है उनको लोग इंपोर्ट करना चालू कर देंगे, और हमारे कंट्री का जो दूसरे सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं वो ना हो पाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये तो एक सेक्टर के एक्सपोर्ट के वजह से जो करेंसी में एप्रिसिएशन आया, उस वजह से अदर सेक्टर्स के एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स होने लगा है। नीदरलैंड में ये प्रॉब्लम आई थी जब वहाँ पे डिस्कवरी हुआ था गैस का। तो हमने आज क्लास में ये सारी चीज़ें कर ली डच डिजीज़ तक, ठीक है। रेस्ट जो चीज़ें बच रही हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट 1 हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 देखेंगे इसका। ये कोर्स हमारा स्पेशल कोर्स जो 2020 एंड 50-50 सीरीज़ का है उसका पार्ट है। इस कोर्स की डिटेल आप यहाँ जान सकते हैं क्लिक करके। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने थीम देखा था, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उस दोनों का। एक बार आप रिकॉल करें और कमेंट करें क्या थीम थे इन दोनों के, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था इनविजिबल हैंड क्या होता है, हैंड ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, ऐसे
क्रॉनी और प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ देखी थी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखा था, कनेक्टेड फर्म्स किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। लास्ट क्लास में हम डच डिजीज़ देख रहे थे। कोई डच डिजीज़ बताएगा क्या? इसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए डच डिजीज़ क्या थी। नेट पे से मत कॉपी पेस्ट करना, अपना खुद का लिख के बताओ क्या था डच डिजीज़। ठीक है, अब आज हम देखेंगे डेड वेट लॉस ये क्या चीज़ है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो देखेंगे, और पॉसिबल हुआ तो बजट से रिलेटेड कुछ की टर्म्स और पॉलिसीज़ को भी देखेंगे जो इस बार लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं डेड वेट लॉस क्या है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि अगर हम जब बिजनेस कर रहे हैं कुछ या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट लोगों को एलोकेट करते हैं। लेकिन कई बार जब आप यहाँ जो एलोकेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का वो किसी इनएफिशिएंट इंसान के पास कर दिए, तो उसमें आपको क्या होगा कि कुछ ना कुछ लॉस होगा इसके इनएफिशिएंसी की वजह से। तो इसके इनएफिशिएंसी से जो लॉस हुआ, अगर इसके यहाँ आप अगर यही काम इसको दिए होते तो ये ज़्यादा करके देता। तो ये जो लॉस आप देख रहे हो ना, ये लॉस आपका हमेशा के लिए लॉस फॉर एवर है, आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये लॉस क्यों हो रहा है? इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं डेड वेट लॉस, कि अब तो ये लॉस हो चुका, अब ये कभी रिकवर नहीं होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कई बार एक्सेस बर्डन भी कहलाता है, एक्सेस बर्डन नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ लॉस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, इकोनॉमिक भी और एफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, लॉस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी जब सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस इज नॉट प्रोड्यूस, मतलब अच्छे से आपने प्रोड्यूस नहीं कर पाया, उस वजह से आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसी का नुकसान हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डीलिवरेजिंग क्या कहते हैं। लिवरेजिंग आप लोग को पता ही होगा, लिवरेजिंग मतलब किसी से उधार लेके आमतौर पे जो है जो काम लोग करते हैं वो होता है लिवरेज करना किसी से। ठीक है, तो डीलिवरेजिंग इसका उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक इंसान का जो डेप्ट है उसको कम कर रहा है। ठीक है, तो डेप्ट कम करने के बहुत सारे तरीके, जैसे उसका कुछ एसेट्स होगा, अगर उसके पास सेव्ड इनकम है तो उसमें से बेच के काम चला लेगा, नहीं तो अपने एसेट्स को सेल करना, ये होता है डीलिवरेजिंग। अब इकोनॉमी के टर्म में देखें, किसी कंट्री के इकोनॉमी के टर्म में, तो वो क्या होता है कि कंट्री का जो है जो सारा डेप्ट होता है वो किस तरीके से डेप्ट टू जीडीपी रेशियो में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का डिक्लाइन देखते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि डी लिवरेजिंग कर रही है इकोनॉमी। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको याद रखिए। ठीक है, और इसको ऑब्वियस बात है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन होगा तो आपका लेवरेज रेशियो जितना आपने लेवरेज कर रखा है वो भी कम ही होगा, और परसेंटेज ऑफ डेप्ट जो है वो भी आपका कम होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं डेप्ट ओवरहैंग क्या होता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा जो सारा करंट इनकम जो हम जनरेट कर रहे हैं, अगर उन सारी इनकम को आप यूज़ कर लेते हो अपना डेप्ट को रिपेमेंट करने में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका डेप्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके हैंग ओवर हैंग हम लोग बोलते हैं ना कि ये यार दारू पी लिए या ये कर लिए, उसका हैंग आउट अभी तक मतलब चल रहा है। तो वही हो रहा है कि यहाँ पे आपने इतना ज़्यादा डेप्ट ले लिया कि उसके ओवरहैंग से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही करंट इनकम आप कमा रहे हो वो सारा का सारा आपका डेप्ट निकालने में ही री इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको कहीं और यूज़ नहीं कर पाता, सारा का सारा उसमें हो जाता, तो उसका कोई भी सोशल वेलफेयर में यूज़ नहीं होता और रिडक्शन होता है इस तरीके से। अगर सोशल वेलफेयर में आपको इन्वेस्ट नहीं करोगे तो रिड्यूस होगा आपका सोशल वेलफेयर। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखते हैं क्या होता है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में हम क्या करते हैं, जितना हमारा प्रीमियम है इंश्योरेंस का उसको हम जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना हो रखा है जीडीपी के अंदर। तो पेनिट्रेशन में आप यही समझ लो कि 3 रुपये अगर आपका सब लोग जितने लोग इंश्योरेंस करा रखे हैं वो प्रीमियम देते हैं, और कुल 10 करोड़ पॉपुलेशन अगर इंश्योरेंस करा रखी है तो आपका 30 करोड़ रुपीज़ आप उसमें कर रहे हो, और जीडीपी आपकी कितनी है तो 2.3 ट्रिलियन आपकी जीडीपी है। तो यही इसका जो भी परसेंटेज जो आया, मान लो एक्स परसेंटेज आता है, तो ये आपका एक्स परसेंटेज पेनिट्रेशन हो गया, ये एक्स परसेंट पे पेनिट्रेशन चल रहा है। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होगा, यही जो प्रीमियम आपका है इसी प्रीमियम को पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, कि 30 करोड़ आपका वो था, उसको पॉपुलेशन जो आपका 120 करोड़ पॉपुलेशन उससे डिवाइड कर दिया, जो आपका परसेंटेज आया वो आपका इंश्योरेंस डेंसिटी हो गया।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेटवर्क प्रोडक्ट क्या होता है। तो नेटवर्क प्रोडक्ट आप समझने के लिए इस चीज़ को समझें कि ये तो पता होगा कि मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज होते हैं। तो ये अगर आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी हुई तो या तो ये किसी कंट्री में, एक मेन कंट्री में रहती है और ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में खोलती है, ठीक है। तो जब ये अपने डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी से किसी से कुछ पार्ट बनवाती है, किसी से कुछ पार्ट बनवाती है, किसी से कुछ पार्ट बनवाती है, किसी से कुछ पार्ट बनाती है, और इन सबको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन या तो मान लो मेन ही लोकेशन पे वापस मंगा के इन सबको यहाँ पे असेंबल कर दिया और असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेटवर्क प्रोडक्ट के तरीके से काम कर रही है कि एक नेटवर्क बना रही है, उन नेटवर्क से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मंगा रही है, उन सबको असेंबल कर रही है। या तो एक एमएनसी कर दी, या तो फिर ये एमएनसी अपना टास्क डिफरेंट डिफरेंट ऐसे छोटी छोटी कंपनियां या डिफरेंट एमएनसीज हैं उनको काम दे रही है, उनसे करा के इस तरीके से काम करा रही है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका क्या लिखा है। अ प्रोडक्शन प्रोसेस जो ग्लोबली फ्रेगमेंट है, मतलब छोटा छोटा हिस्सा आपका ग्लोबली फ्रेगमेंटेड है, एंड कंट्रोल्ड बाय लीडिंग मल्टीनेशनल, जो लीडिंग मेन मल्टीनेशनल है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। विद इन देयर प्रोडक्ट ड्रिवन, और ये सब क्या है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसा बनाना चाहिए, उसके हिसाब से ड्राइव नेटवर्क है, जिसको कहते हैं हम ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क, ठीक है। इनका एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो हम कंप्यूटर में देखेंगे जितनी भी अधिकतर कंप्यूटर वाली इंडस्ट्रीज होती है, लैपटॉप कहीं से बनता है, असेंबल कहीं से होता है, प्रोसेसर कहीं से बनता है, ग्राफिक कार्ड कहीं से बनता है, स्क्रीन कहीं से बनता है, सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी अलग अलग जहाँ से बन के आते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ये सब एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, नेटवर्क प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क प्रोडक्ट से रिलेटेड इंडिया को सजेस्ट की कि हमको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं असेंबल इन इंडिया कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक सर्वे ने प्रपोज किया। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये कह रहा है कि वो जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वैसे नेटवर्क प्रोडक्ट्स हम भी अपने, मतलब ऐसी जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां हैं उनके साथ हम भी अपना अग्रीमेंट करते हैं, और एक यहाँ पे क्या करते हैं हम अपने जो लीडिंग एमएनसी थी जहाँ पे सारी चीज़ें आके कंबाइन हुई थी, वैसे ही इंडिया को हम असेंबलिंग का सेंटर बनाते हैं, ठीक है, कि इंडिया में ये सारी चीज़ आके असेंबल होंगी, ठीक है। तो वही कह रहा है इनकरेज करेंगे मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस को कि वो अपने नेटवर्क प्रोडक्ट की असेंबलिंग हमारे पास करने लगे। तो मेक इन इंडिया तो हम कह रहे थे कि जो है तुम यहाँ पे इंडिया में आके मेक करो चीज़ों को, साथ ही साथ कह रहे हैं असेंबल को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दो, असेंबल इंडिया और मेक इन इंडिया साथ में चलेंगे। और अगर ये कर पाते हैं तो लगभग 4 करोड़ वेल पेड जॉब, मतलब ये भी नहीं मजदूरों वाली नौकरी नहीं, अच्छी खासी जॉब इंडिया में 2025 तक जनरेट हो सकती है, और 8 करोड़ जॉब 2030 तक, ठीक है। अब आइए एक बार देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो चाइना है, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, हम सबको पता है उसके पास रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं और उसका ट्रेड भी लोगों से काफ़ी, बाकी लोगों से काफ़ी अच्छा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ने जो सजेस्ट किया कि जो मेन रीज़न है, एक तो ये जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, ये अभी हम समझते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है। ग्लोबल वैल्यू चेन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पार्टिसिपेशन है चाइना का, इस वजह से उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली जो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो भी उसको फ़ायदेमंद देता है, और ये जो स्पेशलाइजेशन है उसका वो उन सेक्टर में जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर लोग इन्वॉल्व होंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग की जितनी चीज़ें होती है वो सब लेबर इंटेंसिव होती हैं। वहीं सर्विस सेक्टर में कम लेबर चाहिए रहता है, ठीक है। लार्ज स्केल जो भी स्पेशलाइजेशन की, एक तो हाई डिग्री उसमें स्पेशलाइजेशन की है और वो भी लेबर इंटेंसिव है, और जो स्पेशलाइजेशन का चूजन सेक्टर है उसमें भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ये करते हैं, ये मेन चीज़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों इनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत अच्छा है, और खासतौर से रिच कंट्री लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, मतलब जितनी भी आपके G7 कंट्रीज़ हैं उनमें उनका मार्केट है अच्छा खासा। तो एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन होने की वजह से अच्छा खासा पैसा वो अपने कंट्री में फैच करके लेके आते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि ये ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में क्या है कि
सेपरेट सेपरेट चेन है, बट वो सारी चेन इंटरलिंक्ड है एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़, वही जो आपके नेटवर्क प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसी को कह रहा है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में है। ये जितने नेटवर्क प्रोडक्ट्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ, ये सेपरेट यहाँ पे बनते हैं, लेकिन फिर भी ये इंटरलिंक्ड है और इंटरलिंक करके एक ग्लोबल चेन बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये अधिकतर एक सिंगल फर्म के अंदर होते हैं या फिर मल्टीपल फर्म मिलके डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में काम करते हैं, और सारे और एक दूसरे मतलब डिफरेंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्शन करा के पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि एक नेटवर्क को फॉलो कर रहे हैं और उन नेटवर्क को फॉलो करते हुए पूरी एक ग्लोबल एक वैल्यूज की चेन बना रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका आईफोन। ठीक है, आईफोन में क्या होता है, ये आईफोन का जो डिज़ाइन होता है वो यूएस में बनता है, आईफोन का डिज़ाइन यूएस में बनता है, जबकि ताइवान और साउथ कोरिया में आपको इसके प्रोसेसर जैसे जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का जो असेंबली होता है वो कहाँ पे होता है, चाइना में, और फिर इसके बाद इसको मार्केट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो समझ रहे ना, ये बेस्ट एग्जांपल हो गया आपको ग्लोबल वैल्यू चेन समझने के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था वो ये बोला था कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए कि इन्वेस्टमेंट को फॉस्टर किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ये आप समझ लीजिए क्वेश्चन आपका प्री में आ सकता है, तो इनमें से कुछ भी पॉइंट्स आ सकते हैं, उसमें से ABCD आपको याद रहना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। तो एक तो आपको पता है FDI नॉर्म्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश की जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे अभी रिसेंटली कोल माइनिंग में FDI लाने की बात की गई, सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI को बढ़ा दिया गया, डिफेंस सेक्टर में FDI लाया गया जो सारी चीज़ों में नहीं था। ठीक है, ऐसे सेकंड जो है आपका इनिशिएटिव जो लिया गया है इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट मतलब ईयर्स ऑफ डूइंग अगर हम करेंगे तो आपको पता है ना कि FDI FPI जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और जो फॉरेन डायरेक्ट आई इन्वेस्टमेंट आता है, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया, जो इन्फ्लेशन है ठीक है उसको रिड्यूस किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सलरेटेड रेट से क्रिएट करने की कोशिश की गई, और इससे भी आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है सब आएंगे। जो ईयर्स ऑफ डूइंग है आपके बिजनेस की या जो टैक्स का स्ट्रक्चर उसको रिफॉर्म किया, और ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगी, लोगों को आकर्षित करेंगी और FDI की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो था वो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमिक सर्वे में, थालीनॉमिक्स। तो थालीनॉमिक बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, जो एक नॉर्मल बंदे का प्लेट में जितना सारा खाना आता है ठीक है, बेसिक मिनिमम फूड, उसका प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है डिफरेंट रीजन और डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से, वेज नॉन वेज फूड के हिसाब से। तो वही कहा गया इकोनॉमी ऑफ प्लेट ऑफ अ फूड क्या होगा, उसको कहते हैं थालीनॉमिक्स, थाली का इकोनॉमिक्स, वो वाली बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बजट के बारे में, और बजट के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। तो जब बजट स्पीच हमारी पार्लियामेंट में आती है तो बजट स्पीच में आपको पता होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। एक तो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट रहता है, जिसको हम बजट कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट नाम से कुछ नहीं होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ये हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल लिखिए, कौन से आर्टिकल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होता है ठीक है, ये आपको मिनिस्ट्री वाइज और डिपार्टमेंट वाइज प्रेजेंट करना रहता है, तो ये प्रेजेंट होता है। साथ में फाइनेंशियल बिल जो होते हैं इसका आर्टिकल आप लोग को याद है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि कौन सा आर्टिकल से फाइनेंशियल बिल रेगुलेट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं ठीक है, तो ये 3 तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रेजेंट करने ही करने। उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जैसे एक तो एक FRBM एक्ट आया था ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। FRBM एक्ट, तो FRBM एक्ट के हिसाब से आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक फिजिकल टर्म पॉलिसीज़ देनी होंगी। मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी यहाँ से हट गया है, डिलीट हो गया होगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट और क्या चीज़ें होती हैं, आपके एक्सपेंडिचर बताता है बजट का क्या हुआ, रिसिप्ट बजट कितना हुआ ठीक है, तो ये सब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आपका आता है, एक्सपेंडिचर बजट और रिसिप्ट बजट, ये सारी चीज़ें उसी में हैं। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तरीके से प्रेजेंट होता है। ऐसे एक्सपेंडिचर प्रोफाइल दिया जाता है, बजट एट ग्लांस मतलब छोटे में बजट कैसे होता है वो होता है। बाकी
सारे मेमोरेंडम होते हैं फाइनेंशियल बिल को एक्सप्लेन करते हुए, मॉनेटरी आउटपुट आउटकम मॉनेटरी फ्रेमवर्क होता है, की फीचर्स होते हैं हमारे बजट के, ठीक है। तो ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये 3 आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं और ये जो है FRBM एक्ट के द्वारा मैंडेट किया हुआ डॉक्यूमेंट है। ये इसलिए मैंने पढ़ा दिया क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग को पता रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे बजट में एक किसान रेल नाम से एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ये जो किसान रेल है ये आप ध्यान रखिएगा पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हो रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं ला रही है इसको, पब्लिक और प्राइवेट मिल के ला रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो अपना सप्लाई चेन होता है, तो सारी हमारे फ्लाइट ट्रांसपोर्ट और हमारे उनसे जाती है, तो उस सप्लाई चेन को जो ट्रेन के थ्रू जाती है उसको कोल्ड सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं थ्रू आउट द नेशन, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे एक सीमलेस कोल्ड सप्लाई चेन बिल्ड करना चाहती है। और वो कैसे करेगी कि जब ट्रेन होगी, ट्रेन तो आपका नेशनल लेवल पे ट्रांसफ़र करती है, तो यहाँ पे जो है एक आपके रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन्स होंगे, इनके थ्रू सीमलेस आपका थ्रू आउट द इंडिया ट्रांसफ़र होगी। इसका चार्ज लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा जो नॉर्मल वाले, क्योंकि भाई फ्रिज है तो बिजली तो चाहिए होगी, बिजली के लिए एक्स्ट्रा चार्ज तो चार्ज करेंगे ही, ठीक है। ये चीज़ जो आपका रेफ्रिजरेटेड वैन है ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्रेस और फ्लाइट ट्रेन दोनों में है, तो ये जो है कीवर्ड एक थोड़ा हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, लोग भूल सकते हैं। यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली भी बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन में क्या है, पाइप्ड वाटर, ये कीवर्ड याद रखिएगा, पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करना चाहते हैं हर घर में। तो हर घर जल भी इसको कहा जाता है, जल जीवन मिशन को, हर घर में जल, ठीक है। तो कैसे, पाइप वाटर होगा तब, और इसमें जो है दोनों ही है, रूरल और अर्बन दोनों ही है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है जिसमें बोले सिर्फ अर्बन में है या सिर्फ रूरल में, तो आप उस हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं। कब तक टारगेट है इसका, 2024 तक है। ये कैसे होगा कि एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के, ठीक है, और भी जो हाउस होल्ड लेवल पे जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होते हैं उन सब का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। इससे वाटर अवेलेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। ऐसे और भी जो भी कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी बढ़ाया जाएगा, जैसे पॉइंट रिचार्ज मेथड, ठीक है, माइनर इरिगेशन टैंक्स, ठीक है, ग्रे वाटर का यूज़। ग्रे वाटर आप लोगों को पता है क्या होता है, तो 2 वाटर होता है, एक तो ब्लैक वाटर टाइप से होता है, एक होता है ग्रे वाटर, ठीक है। तो ग्रे वाटर उन वाटर को कहा जाता है जिनका आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक वाटर वो होगा जिनको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आपने टॉयलेट गए, आपने टॉयलेट किया, टॉयलेट करने के बाद आपका वाटर रीयूजेबल लायक नहीं रहेगा, जबकि वहीं आपने हाथ धुला सिंपली, ठीक है, तो हैंड वॉश के बाद जो आपका वाटर हुआ, अगर उसमें से केमिकल्स को हटा दिया जाए तो उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रे वाटर, ठीक है। तो वैसे ही ग्रे वाटर को बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम की एक और चीज़ खास बात है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही का पार्टिसिपेशन रहेगा, दोनों ही मिलकर इसको काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको स्कीम की पता ही है, सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री ये डेवलप करना चाहते हैं। तो निर्विक स्कीम में क्या होगा कि ये जो एक्सपोर्ट जब आप कुछ करते हैं तो उस पर क्रेडिट दिया जाता है, तो ये कई सारा हैवी अमाउंट का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो लोगों को क्रेडिट पे ये सारा एक्सपोर्ट लेके करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जैसे माल मंगवा रहे हैं पानी जहाज़ से, पानी जहाज़ डूब गई, या पायरेसी वाले आके जो है जहाज़ को लूट ले गए, या बहुत सारा इशू है, ठीक है। तो उन सब की वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्सपोर्ट का क्रेडिट था उसका लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए इंश्योरेंस स्कीम दी गई है, ये निर्विक स्कीम। अब जब एक्सपोर्ट क्रेडिट पे इंश्योरेंस रहेगा तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक या जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं क्रेडिट प्रोवाइड करने में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रेडिट देंगे, तो जो है हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट आपका होगा, ठीक है। इंडिया में एक्सपोर्ट वाला क्रेडिट के लिए कौन सी बैंक है, इसका नाम लिखिए, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, EX करके है, आगे का आप लोग लिखिए कमेंट में, ठीक है, ढूंढ के बताइएगा। इसमें क्या है, इस इंश्योरेंस स्कीम में जो है जो कवरेज परसेंटेज था पहले 60% था, उसको बढ़ा के अब 90% तक कवरेज किया जाएगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो इसमें देखिए क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए एक पाइपलाइन टाइप से प्रोजेक्ट्स का आउटलुक क्रिएट करना चाहता है, जिसमें आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सारी चीज़ आ जाएंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका क्यों मेन फोकस क्या है,
क्यों बनाया गया कि इक्विटेबल एक्सेस हो सबको, हर एक इंसान को इक्विटेबल एक्सेस हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ किया गया है। इसलिए एक कीवर्ड है जो आप अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग, और प्री में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखिएगा कि आपका इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपके हेल्थ और एजुकेशन वाली चीज़ें आ गई, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इकोनॉमिक में तो आप समझ रहे, सड़क हो गया और बिजली हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें लगभग 102 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2024-25 तक बनाने के प्लान है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इसमें सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ सेंटर स्टेट मत समझ लेना। और फटाक से कुछ हम मिसलेनियस फैक्ट्स हैं हमारे बजट से रिलेटेड, इनको देखते हैं क्विकली। ठीक है, तो पहला तो ये जो हबीबगंज है, ये आप लोग बहुत दिन से बना हुआ है, लेकिन ये याद रखना कि ये फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये हमारा पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन था, क्योंकि आजकल प्राइवेट ट्रेन तेजस लॉन्च हुई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइवेट स्टेशन पहला कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ याद रखना कि हमारा जो बैंक नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था, उसका 2019 में हमारा गोल्डन जुबली हो रहा है बैंक नेशनलाइजेशन का। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ये यूपीएससी में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो निर्मला सीतारमन है वो सेकंड वुमेन है जो प्रेजेंट किए बजट। इससे पहले इंदिरा गांधी ने प्रेजेंट किया था, ठीक है, 71 में। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने प्रेजेंट किया था तो वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, बस उन्होंने एडिशनल चार्ज जैसे फाइनेंस को ले रखा था। निर्मला सीतारमन जो है फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। इस बारी के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसको सबसे ज़्यादा मॉनेटरी एलोकेशन की गई है बजट में। ठीक है, चाहो तो देख लो, वैसे नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख के कमेंट कर लेना अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट लगता है तो। मेरे हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे बजट में धन्य लक्ष्मी स्कीम क्या था। तो जो धन्य लक्ष्मी स्कीम है, ये एक विलेज में स्टोरेज स्कीम है। ये जो है वुमेन एसएचजीज के द्वारा बनवाया जाएगा, चलाया जाएगा। तो हर विलेज में एक स्टोरेज रहेगा, तो मतलब जो फूड ग्रेन्स है उनको आप स्टोर कर पाएंगे, तो उनका लाइफ बढ़ेगा, आप उनको प्रोसेस करके मार्केट में बेच सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद किसान रेल, जैसा आपने पढ़ा था वैसे कृषि उड़ान है। इसमें क्या होगा, आपको इंटरनेशनल और नेशनल राउट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना माल इधर उधर कृषि से रिलेटेड भेज सकते हो। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ, क्योंकि कनेक्टिविटी वहाँ से बाकी मेनलैंड इंडिया की नहीं है उतनी अच्छी। नेक्स्ट हम देखते हैं नाबार्ड जो है उसको जियो टैगिंग ऑफ जितने भी एग्रीकल्चर वेयर हाउस हैं अक्रॉस द कंट्री, उसका काम दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसरो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसरो ने दिया गया है, किसी और को दिया गया, नहीं, ये चीज़ जो है नाबार्ड जियो टैगिंग कर रहा है सारे एग्रीकल्चर वेयर हाउस को। इसके बाद क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपके एक ही ऐप के अंदर पता चल जाएगा कि आपके पास नियरेस्ट एग्रीकल्चर वेयर हाउस कहाँ है, तो किसान जाके वहाँ पे वेयर हाउस में चीज़ों को रख सकता है। एक और बजट में लॉन्च किया गया इंडिया सैट नाम से एक टेस्ट सीरीज़ है। वो सारे फॉरेन के स्टूडेंट जो है जो इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो है जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो उनको अगर एडमिशन लेना है इंडिया में स्टडी करने के लिए तो इंडिया सैट एग्ज़ाम उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे अपना IIT और सब एग्ज़ाम होता है वैसे। एक ट्रैवल सा फैक्ट है कि इस बार का जो यूनियन बजट था वो हमारा 90th यूनियन बजट था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे याद रख लो। इसमें क्या किया गया है कि ऑन साइट म्यूज़ियम बनाने की बात की गई, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उन्हीं पे साइट्स पे ऑन साइट म्यूज़ियम बना दो। तो अभी तक क्या होता था, जैसे जितने भी हमारे हड़प्पा का कल्चर और मोहनजोदारो के कल्चर और जितने भी डिफरेंट साइट्स हैं वहाँ से चीज़ें ले आई जाती थी दिल्ली में, कलकत्ता में, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और वहाँ पे म्यूज़ियम बनाया जाता है। यहाँ पे ये बोला गया कि ऑन साइट म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि वहीं पे बना देंगे ऑन साइट म्यूज़ियम जहाँ पे उनका एक्सकेवेशन हो रहा है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ की भी इकनॉमी ग्रो करेगी, लोग आएंगे, देखने आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 लोकेशन पर बनाया जा रहा है, ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनका स्टेट्स याद रख लिए। एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे बनता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ इनको याद रखिए कि रखीगिरी कहाँ है, हरियाणा में, हस्तिनापुर आपका उत्तर प्रदेश में, सबको पता ही होगा, शिव सागर आपका आसाम में है, धोलावीरा गुजरात में, ये सबको पता ही होगा, हम लोग पढ़ते हैं। आदिचनर
लुरुल, जो भी लिखा आदिशिना लुरुल, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक न्यूमेस्मेटिक मतलब जो सिक्के होते हैं उनसे और ट्रेड से रिलेटेड एक म्यूजियम खोलने की बात हो रही है। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको ओपन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस चीज़ का रिक्रूटमेंट करेगी? जो भी नॉन गेस्टेड पोस्ट है, जैसे अपना यूपीएससी है जो गेस्टेड पोस्ट के लिए करता है, वैसे ही नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए अपना नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो करेगा। कंप्यूटर बेस्ड एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, उसके थ्रू लोग आएंगे और उसके थ्रू उनका सब कुछ होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या चीज़ है, विवाद से विश्वास स्कीम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है सिंपली। तो ये जो भी डायरेक्ट टैक्स में आपके लिटिगेशंस के इश्यूज होते हैं उनको कम करने के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स के कौन है इंडिया के इस समय। तो टॉप 5 जो हमारे हैं, सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा यूएस है, सबसे ज़्यादा पैसा उनके साथ हम ट्रेडिंग करते हैं। और यूएस के साथ बताइए ट्रेड सरप्लस है हमारा या ट्रेड डेफिसिट है? ट्रेडिंग पार्टनर मतलब समझिए दोनों साइड से है, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यूएस है, इसके साथ आप लोग कमेंट करके बताइए कि ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का या ट्रेड सरप्लस है। उसके बाद नेक्स्ट यूएस के बाद हमारा चाइना है, फिर यूएई है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर हांगकॉन्ग है, ठीक है। तो हांगकॉन्ग बहुत छोटा सा है, आपको लगेगा नहीं, लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसके लिए कोई शॉर्टकट बना लीजिएगा। यूसी, यूएई के लिए आप फिर से यूएस, ठीक है, एच, जो भी है, जो भी बनाना हो बना लेना। लेकिन देखो शॉर्टकट क्या होता है ना, शॉर्टकट अगर बना लिया तो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि शॉर्टकट बना लो तुरंत और ये उनको याद कर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द लेक्चर। आप लोग का ये कीवर्ड्स वाला लेक्चर ख़त्म हो गया है।